बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आमिर मीर आपको फेडरल जुडिशल एकेडमी के ऑनलाइन फोरम ई कैंपस से वेलकम करता है। उम्मीद है कि आपको ये फोरम भी पसंद आएगा और आपको जो मालूमात इस फोरम से दी जा रही हैं आपको वो भी पसंद आएंगी और ये हमें एक बेहतर जज बनाने में एक अच्छा किरदार अदा करेंगी। तो हमारा आज का टॉपिक है एनवायरमेंटल लॉज एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट्स। इस टॉपिक की अहमियत ये है कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज इस वक्त इतने सीरियस हैं कि इस पे गौर किया जा रहा है कि कहीं बढ़ते हुए दर्जा हरारत और कहीं जो एनवायरनमेंट हम सारे इंसान ख़राब कर रहे हैं मिलके उससे दरिया खुश्क ना हो जाए, उससे तमाम जानवर चुरिंद परिंद मर ना जाएं और उससे हमारी इंसानी ज़िंदगी ख़तरे में ना चली जाए। तो लिहाजा हम देखते हैं कि आने वाली स्लाइड में हम क्या सीखते हैं इस सेशन से। जब ये सेशन ख़त्म होगा तो चंद सवालात के जवाब आपने देने होंगे ताकि हमें पता लगे कि आपने जो ये सारा सेशन सुना है आप उसके ऊपर लर्निंग भी कर रहे हैं। तो हमारे आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव ये हैं कि हम अपने आप को सेंसिटाइज करें बीइंग एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट्स ऑन क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन। हमारे सेशन में ये फोकस होगा कि जुरिस्डिक्शन कौन सी है हमारे पास एज अ मैजिस्ट्रेट। हमारा दूसरा फोकस ये होगा कि हम इस जुरिस्डिक्शनल बाउंड्री को ये भी देखें कि कुछ एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट्स के पास काम जाता है, कुछ एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स के पास काम जाता है। और तीसरा हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या वो एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट ने मैटर सुनना है या एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल ने मैटर सुनना है, तो इस सेशन में इस चीज़ को भी देखा जाएगा। अब अगर हम आउटकम्स देखते हैं कि हम इस सेशन को अटेंड करने से क्या सीखेंगे, तो हमारे पास तीन चीज़ें अवेलेबल हैं। एक तो हम अपना नॉलेज इस पर रिफ्रेश करेंगे, दूसरा हम जो एनवायरमेंटल लॉ का जो करंट लॉ है हम वो देखेंगे वो कौन सा लॉ अप्लाई होता है, और तीसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई जुरिस्डिक्शनल क्वेश्चन आ जाए उस क्वेश्चन को हमने कैसे डील करना है। अब ये समझने के लिए कि एनवायरमेंटल लॉ की अहमियत क्या है हमारे मुल्क में और हम एज एन एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट क्यों इसको गौर करें कि हमारे फैसलों में तकवियत होनी चाहिए और कानून और आइन की रोशनी नज़र आनी चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अहम फैसला दिया जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के केस में दिया गया था। इसका टाइटल था शहला ज़िया केस। ये शहला ज़िया केस जो है इसके अंदर सवाल ये उठा था कि क्या एनवायरमेंटल लॉ जो है ये हमारे आइन का हिस्सा है या नहीं है, और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पे इस मामले को देख सकती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बेशक हमारे आइन के अंदर एनवायरमेंटल लॉ को डिफाइन नहीं किया गया, जो उसकी स्टैंडर्ड प्रोविजंस हैं, ऑल्दो के आइन के जो लेजिस्लेटिव लिस्ट थी उसके अंदर आइन बाकायदा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का जिक्र किया गया था, मगर फंडामेंटल राइट में इसका जिक्र नहीं था। लिहाजा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 9 जहाँ पे राइट टू लाइफ डिफाइन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है कि वो क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट इंसानों को मुहैया किया जाए। इस राइट के इस तरह की इंटरप्रिटेशन के बाद पाकिस्तान के जूरिस्प्रूडेंस ने एक बहुत बड़ी चेंज ली। यहाँ पे ये चीज़ सामने आ गई कि अब एनवायरमेंटल लॉ जो है आर्टिकल 9 का हिस्सा रहेगा, और अगर किसी किस्म की भी एनवायरमेंटल कोई डैमेज करता है, कोई क्लाइमेटिक डैमेज होती है जिसमें किसी इंसान का कोई रोल है, कोई हाथ है, तो वो किसी सिंपल लॉ की वायलेशन नहीं समझा जाएगा, बल्कि बुनियादी तौर पे वो आर्टिकल 9 की भी वायलेशन समझी जाएगी। तो लिहाजा ये बहुत अहम केस है जिसने एनवायरमेंटल लॉ के जूरिस्प्रूडेंस को पाकिस्तान में एक डायरेक्शन दी। और हमें ये याद रखना चाहिए कि उस वक्त पाकिस्तान में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद नहीं थे। हम आगे देखेंगे कि आगे क्या मजीद इसमें तब्दीली आई। एनवायरमेंटल लॉ के रजीम को समझना ये भी हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो इसलिए कि 18वीं तरमीम के बाद कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं कि जहाँ लॉ पहले फेडरल लेवल पे एडमिनिस्टर हो रहे थे वो लॉ प्रोविंशियल लेवल पे चले गए हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि ताकि ये पता हो कि आप एज अ मैजिस्ट्रेट जब कोई पावर इस्तेमाल करें एज एज एन एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट, तो आपने ये देखना है कि अब आपकी जुरिस्डिक्शन फेडरल लॉ के तहत नहीं है बल्कि ये प्रोविंशियल लॉ के तहत चल रही है। तो पाकिस्तान में 1997 में पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था। पहले तमाम मैजिस्ट्रेट उसके तहत अपॉइंट हुए थे और वो काम कर रहे थे और एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल बनाए गए थे। लेकिन उसके बाद 18वीं तरमीम आ गई तो बलूचिस्तान, केपी, पंजाब और सिंध तमाम ने अपनी अपनी लेजिस्लेशन अडॉप्ट कर ली, उन्होंने नए लॉ बना लिए। लिहाजा अब जो भी इन्वायरमेंटल मैजिस्ट्रेट होगा या होगी वो लाजमी तौर पे अपने सूबे का जो लॉ है उसको देखेंगे। लेकिन एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी भी है, लिहाजा पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट रिपील नहीं हुआ, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन उसके तहत जो इस्लामाबाद में जो एनवायरमेंटल के इशू
तब्दील होंगे या हो रहे हैं वो इस लॉ के तहत चल रहे हैं। सूबे सूबे के तमाम जजेस और मैजिस्ट्रेट जो अपने अपने लोकल लॉ को टेकअप करते हैं, लिहाजा आपने अपनी जुरिस्डिक्शन जब भी देखनी है अपने रेलेवेंट लोकल लॉ के तहत देखनी है। जब हम फोरम्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल और एनवायरमेंटल मजिस्ट्रेट का जिक्र तमाम कवानीन में जो अभी ऊपर बयान हुए हैं। फेडरल लॉ में भी यही स्कीम थी, प्रोविंशियल लॉज की भी यही स्कीम है। इस स्कीम को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम जनरली देखें तो ये देखते हैं कि फेडरल लॉ ने 4 मोटे ऑफेंस डिफाइन किए थे, जिन ऑफेंसेस के अंदर एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल की जुरिस्डिक्शन थी कि वो इन मामलात को सुनेगा और सुनने के बाद वो पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं क्रिमिनल साइड के ऊपर। इनमें से अगर हम उनके सेक्शंस देखें जो पीपा 1997 में आए थे, तो जो ऑफेंस डिफाइन किए गए वो डिस्चार्जेस एंड एमिशंस की बात हुई थी, इनिशियल एनवायरनमेंट एग्जामिनेशन और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड जो मामला थे उनकी वायलेशन अगर कोई करे तो वो पेनल्टी एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल इम्पोज कर सकता है। इसी तरह इंपोर्ट ऑफ हैजर्डस वेस्ट, ये ऑल दो ये प्रोविजन यहाँ भी मौजूद है, मजिस्ट्रेट्स के लिए भी मौजूद है, लेकिन अगर आप अल्फाज का थोड़ा सा फ़र्क देखें तो बड़ा लॉ ने क्लियर किया हुआ है कि कौन सा हैजर्डस का मामला एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल ने देखना है और जो बाकी मामला बच जाएंगे वो हमारे एनवायरमेंटल मजिस्ट्रेट के पास आ जाएंगे। इसी तरह सेक्शन 16 के तहत पीपा 1997 में जो ऑर्डर पास किया जाता है उसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर कहते हैं। इस ऑर्डर की वायलेशन भी एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल देख रहा होता है। इन मामलात के बारे में कोई अगर वायलेशन हो जो ऑर्डर जारी किए गए हैं तो मामला वहाँ पे जाएगा पेनल्टीज के लिए। हम ये भी आगे देखेंगे कुछ ऐसे ऑर्डर्स जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जारी करती है या काउंसिल जारी करती है, वो मैजिस्टीरियल ट्रायल में भी जाते हैं, एनवायरमेंटल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, वो हम आगे देखेंगे वो कौन से मामला हैं। अब जो एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट का जो मामला है जो हम है इस वक्त, हम जब इस को समझ रहे हैं कि ये क्यों हमें ये पढ़ाया जा रहा है, क्यों हमें ये पढ़ना ज़रूरी है, ये सारी हम डिस्कशन कर रहे हैं और जो भी लिटरेचर आपको पहले तकसीम किया गया होगा या आइंदा तकसीम किया जाएगा, वो इसलिए ज़रूरी है कि बतौर एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट हमने दो किस्म के जनरल ऑफेंसेस हैं जो पीपा 1997 में डिफाइन किए गए थे, उनको हमने देखना होता है। हमने उनका ट्रायल करना होता है और ट्रायल करके उसमें पेनल्टीज इंपोज करनी होती है एज अगर वो प्रोसिक्यूशन उसको अपने उस केस को साबित कर देती है। हम देखते हैं वो आगे क्या बातें हैं। और चूंकि ये सूबों में जा चुका है, मैंने आपको पहले बताया कि लॉज अब सूबाई लेवल पे एडमिनिस्टर हो रहे हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि क्या किसी सूबे ने कोई मजीद ऑफेंसेस तो नहीं ऐड किए इसके अंदर, एक बात। और दूसरा क्या जो ऑफेंसेस मैजिस्ट्रेट्स के लिए लॉ में डिफाइन किए हुए हैं जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं, क्या वही सिर्फ ऑफेंसेस हैं जो मैजिस्ट्रेट ने डील करने हैं या इसके अलावा कुछ और भी जगह हैं, कुछ और भी ऐसी स्टैच्यूट पे बातें आई हुई हैं जहाँ से भी हमें ऑफेंसिव ड्राइव होते हैं और हमने उनको भी टेकअप करना है, देखा जाना है कि क्या सजा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। वो आइंदा देखते हैं उसके अंदर क्या चीज़ अवेलेबल है। जब हम कवानीन को स्टडी करते हैं तो ये देखा गया जब इनको मिला के, क्योंकि हम जूरिस्प्रूडेंस भी समझना चाह रहे हैं थोड़ी सी कि पाकिस्तान में एनवायरमेंटल रिजीम क्या था, क्योंकि ये फेडरल लॉ से ट्रिकल डाउन होता होता अब सूबों में आ चुका है। तो फेडरल लॉ भी एग्जिस्ट कर रहा है, सूबाई लॉ भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली एक बात बड़ी कंफर्म है कि सूबों के अंदर जो लॉ है, हम बतौर सूबाई मैजिस्ट्रेट्स, सूबाई एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट्स, सूबाई लॉ को ही लेके जाना है आगे, हमने उसी के तहत ही हमने काम करना है। और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के जो मैजिस्ट्रेट्स हैं वो अपने इस लॉ के तहत ही काम करेंगे जो फेडरल लॉ था, जो ओरिजिनल पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 था, ताकि ये पता हो कि मैंने किस लॉ के तहत इस लॉ को एडमिनिस्टर करना है। अच्छा, अगली बात ये आ जाती है जो जब हमने इस स्कीम को मिला के पढ़ा सारे लॉ की, तो मैंने देखा है कि फेडरल लॉ, पंजाब और केपी, खैबर पख्तूनख्वा, इन तीन स्टैट्यूट्स में, तीन एक्ट्स के अंदर हमें दो ही मेन ऑफेंस मिलते हैं जो एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट टेकअप कर सकते हैं। वो कौन से ऑफेंसेस हैं? वो हैंडलिंग ऑफ हैजर्डस सब्सटेंस का मामला है और रेगुलेशंस ऑफ मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो मामला है जहाँ पे पोल्यूशन या एनवायरनमेंट ख़राब होता है उससे जो मामला आता है, ये पीपा के सेक्शन 14 और 15 में डिफाइन किए गए हैं। दूसरे एक्ट में हो सकता है कि सेक्शन थोड़े से फ़र्क हो, मैंने सारे सेक्शन मेंशन नहीं किए, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि इन तीन जगहों पे, इन तीन लॉज में ये दो ऑफेंस है मेन जो एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट ने टेकअप करने हैं। इसके बाद जब हम सूबा सिंध में जाते हैं तो सिंध की लेजिस्लेशन में उन्होंने इन दो ऑफेंसेस के अलावा जो ऊपर मैंने बयान किए हैं, उन्होंने मजीद दो ऑफेंस यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं अपने लॉ के अंदर। वो कौन सा है? एक्ट एडवर्सली अफेक्टिंग एनवायरनमेंट और दूसरा है सर्टिफाइड एनवायरमेंटल लेबोरेटरी।
तो एनवायरमेंटल लेबोरेटरी से रिलेटेड भी अगर कोई ऑफेंस होगा, जो जब आप उनके सेक्शन को पढ़ेंगे, जो सिंध के हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं, वो देखेंगे कि वो उसमें कुछ बातें बताई गई हैं जो वायलेशन में आ जाती हैं। तो वो एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट ही उन मामलात को डील करेंगे और वो इनके अंदर भी पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि सूबा बलूचिस्तान की क्या पोजीशन है। आगे हम अब देखते हैं कि बलूचिस्तान के लॉ में जो उन्होंने बनाया था उसमें क्या चेंज लेके आए हैं। तो जैसे हमने पहले देखा कि दो ऑफेंसेस तो बड़े इंपॉर्टेंट है जो तमाम लॉज के अंदर मौजूद है, जो जितने भी एनवायरमेंटल लॉज पांच अभी तक आए हैं। बलूचिस्तान ने जब लेजिस्लेशन की 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने उन दो ऑफेंसेस जो मोटर व्हीकल और हैजर्डस वेस्ट को डील करते थे, उसके अलावा स्पेसिफिकली तीन और ऑफेंसेस ऐड कर दिए हैं जो बलूचिस्तान के एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट ने देखने हैं। वो सॉलिड एंड हॉस्पिटल वेस्ट को डील करता है। बहुत अच्छी प्रवीन है, बड़ा डिटेल में उन्होंने इसको बताया ताकि पता लगे कि इस मामले को भी हमने अहमियत देनी है, यानी कि मुआशरे में उस सूबे में जो लोग हैं उनको पता होगा अगर कोई इस तरह के ये काम करेगा तो मैजिस्ट्रेट के पास मामला जाएगा। नंबर दो, एलियन स्पीशीज एंड लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब आप ये देखें कि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जो समंदर भी जिसको लगता है और जहाँ पे और बहुत सी ऐसे मामलात हैं जो हमारे फाउना और फ्लोरा को डील करते हैं। तो लिहाजा उन्होंने इस किस्म के मामलात को डील करने के लिए भी ये लिखा कि अगर कोई ऑफेंस कमिट होगा, उसकी पेनल्टीज भी एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट उसको डील करेगा, ताकि इस चीज़ को मैनेज किया जा सके और वहाँ की सारी वो जो आबी और जो ज़मीनी और जो हमारी हवाई जो सारे जो परिंदे होते हैं, इन सब को वो ज़्यादा महफूज बना सकें। यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों के लिए इंटरेस्ट पैदा कर दूँ कि जो पाकिस्तान हेरिटेज, जो पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, वहाँ पे एक ब्लू व्हेल का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो राइनोसोरस जो थे पुराने ज़माने के, उनके वो पड़े हुए हैं, उनके जो वो जो बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मिले थे बलूचिस्तान से। तो वही आप मैंने पढ़ा, वहाँ पे लिखा हुआ था कि बलूचिस्तान के समंदर में वेल, ब्लू व्हेल पाई जाती थी जो दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल है। और दुनिया के सबसे बड़े जो ज़मीनी जानवर थे वो भी बलूचिस्तान में पाए जाते थे। अगर आपको मौका मिले साहब, जब आप आएंगे तो ज़रूर आपको वो दिखाने लेके जाएंगे, बिल्कुल एकेडमी के पास ही वो म्यूज़ियम है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान ने ये बहुत अच्छी अपने लॉ के अंदर ये चीज़ें ऐड की हैं ताकि एनवायरनमेंट को ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि एनवायरनमेंट सिर्फ गंदे पानी या गंदी हवा का नाम नहीं है। एनवायरनमेंट से मुराद ये भी है कि आपने तमाम चीज़ों को महफूज करना है जो नेचुरल अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है निज़ाम। दरिया जैसे चलते थे, दरख्त कैसे उगते थे, कैसी चीज़ें थी, ज़मीन कैसी थी, हर चीज़ उसका हिस्सा है। चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, एवरीथिंग। लेकिन हमने चूंकि बहुत तबाही फैलाई है इंसान ने, अब उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है ताकि आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो उनके लिए हम एक ऐसा मुल्क, ऐसा माहौल और ऐसा एनवायरनमेंट छोड़ के जाएं कि कम से कम उनको भी जिंदा रहने के बेहतर मौके पेश आ सके। तो तीसरा जो उन्होंने ऑफेंस डेवलप किया बलूचिस्तान में, वो कोस्टल जोन रिलेटेड ऑफेंसेज हैं। तो ये अगेन मेरी बात चूंकि लंबी होगी इस स्लाइड के ऊपर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान की लेजिस्लेशन उनके अपने सूबे के हवाले से और ओवरऑल जो वहाँ की सिचुएशन थी उसको बड़ी अच्छी तरह डील कर रही है, तो उन्होंने ऑफेंसेस ऐड किए हैं। तो बलूचिस्तान के मैजिस्ट्रेट्स ने ये भी ध्यान रखना है कि ये ऑफेंसेस उनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पे आप देखें कि जो मैजिस्ट्रेट्स, जो मैंने अभी बात आपको बता रहा था कि लॉ की जो स्कीम थी वहाँ पे हर लॉ में जो ये पांच स्टैट्यूट्स आपसे पहले डिस्कस हुए हैं उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस बताए गए हैं। वो तो बड़ी क्लियर बात है, मैजिस्ट्रेट्स को वो स्टैट्यूट बुक खोलते हैं, उनको मिल जाता है ये तीन चार पांच जराइम है जो अगर कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड कमिट करेगा तो मैंने वो समाप्त करने हैं। लेकिन इन्हीं इसी लॉ के इन पांचों लॉज के अंदर एक बात और भी लिखी हुई है मैजिस्ट्रेट्स के लिए। वो ये लिखी हुई है कि अगर कोई शख्स किसी एनवायरमेंटल रिजीम या तमाम जो 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 मामला एनवायरनमेंट में डील होते हैं उनसे मुतालिक अगर कोई रूल्स बने हैं, अगर कोई रेगुलेशन पास हुई है, अगर उसके तहत जो लाइसेंसेस जारी हुए हैं, जो जितने भी तमाम एनवायरमेंटल रिजीम के जो लॉज हैं उनके तहत अगर कोई लाइसेंसिंग की जानी थी, गवर्नमेंट ने की है, उस लाइसेंस की अगर कोई वायलेशन कर देता है, और इसी तरह अगर कोई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो एक ऑर्डर जारी करती है, तो वो ऑर्डर्स और वो डायरेक्शंस जो इन मैजिस्ट्रियल जो ऑफेंसेस हैं उनके तहत, उन मामलात के तहत जो वो देख रहे होते हैं, कोई ऑर्डर, कोई डायरेक्शन, कोई लाइसेंस जारी होता है, उनकी वायलेशन भी अल्टीमेटली एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट्स ने ही देखनी है। ये बहुत अहम बात है। तो लिहाजा एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट को ये समझना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ दो तीन या पांच ऑफेंसेस के लिए मैजिस्ट्रेट्स नहीं है, बहुत बड़ा एक रिजीम है। बाज़ का तो आपको बहुत रिमोट कोई रूल या रेगुलेशन मिलेगा
उसमें लिखा होगा कि अगर कोई शख्स, कोई मर्द, कोई औरत अगर ये ऑफेंस अगर कमिट करे या ये इस रेगुलेशन की वायलेशन करे, तो वो मामला भी आपने देखना है कि अगर वो आपके मुतल्लिका ऑफेंसेस से रिलेटेड उस जगह पे जो आपको एनवायरमेंटल लॉ के अंदर जो प्रवीण बताई गई हैं, अगर ये ऑर्डर उस जुरिस्डिक्शन के तहत पास किए गए हैं, तो लिहाजा आप ही ने उन रेगुलेशन, रूल्स, लाइसेंसेस की जो कंडीशनैलिटीज हैं और जो प्रोटेक्शन ऑर्डर वगैरह, उनको आप लोगों ने देखना है और आपने ही उसको समाप्त करना है एज अ मैजिस्ट्रेट, एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट, और पेनल्टीज इंपोज करनी है जो भी इस लॉ में जहां भी प्रोवाइड की गई होगी। तो ये बहुत बड़ा रिजीम है। काइंडली इस बात को समझें कि हमारा मकसद इस सेशन का आपको बताने का ये है कि आपको इस बात का अदराक दिया जाए कि एनवायरमेंटल लॉ बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी एक सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ रेगुलेशन और सेट ऑफ लॉज का नाम है। ये सिर्फ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का नाम नहीं है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करनी है। तो ये ना हो कि एक ऑफेंस जो आपने समाप्त करना था आप जुरिस्डिक्शन ही अज्यूम ना करें, या वाइसी वर्सा अगर हम कर लें, आप ऐसे ऑफेंस की जुरिस्डिक्शन अज्यूम कर लें जो एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट के तौर पे आपने डील नहीं करनी थी, वो एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल ने डील करनी थी। तो जब तक हम इनको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम अपने आप को एम्पावर नहीं कर सकते, एनेबल नहीं कर सकते फॉर अ बेटर डिसीजन मेकिंग। एक गलत केस टेक कब कर लिया गया एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट ने, वो भी वक्त का ज़िया होता है, पैसे का ज़िया होता है और अदालतें बदनाम होती हैं। इसी तरह अगर एक केस जो आपने टेकअप करना था इस पूरे रिजीम के अंदर जो अभी ये आपको बताया जा रहा है, और आप उसे टेकअप ही नहीं कर रहे, आप कहते हैं मैं तो एनवायरमेंटल एक्ट के तहत मैंने सिर्फ चलना है, मैंने ये रूल्स रेगुलेशन की वायलेशन को नहीं देखना, तो फिर आप समझें कि आपने जुरिस्डिक्शन एज्यूम नहीं की, तो आपने फिर अवाम का, कौम का पैसा भी इससे ज़ाया हुआ और हमारी जो अदालती जिम्मेदारी थी हमने वो भी पूरी नहीं की। तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को देखना कि हमें पूरा पता होना चाहिए, इदराक होना चाहिए कि कौन कौन से मामला जो हमने देखने हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़नी है, रूल्स भी पढ़ने हैं, रेगुलेशन भी पढ़नी है, कंडीशंस ऑफ लाइसेंस भी जहाँ जहाँ रेलेवेंट वो पढ़नी है, और आपने कोई ऑर्डर जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं, डायरेक्शन हैं, इनको भी आपने देखना है कि कहाँ ये आपको जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मैं पिछली स्लाइड में आपसे बात कर रहा था कि एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट ने, जो स्पेशली एम्पावर्ड मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, उन्होंने बहुत ध्यान रखना है कि जुरिस्डिक्शन सिर्फ चंद ऑफेंसेस पे मुश्तमिल नहीं है जो नज़र आती है ज़ाहिरा तौर पे। ये कई जगह पे, मैं ये कहूँ तो मुनासिब होगा कि छुपी हुई भी है। छुपी होने से मुराद ये है कि जब हम चीज़ों को नहीं पढ़ते तो हमें पता नहीं लगता कि यहाँ पे भी हमारी जुरिस्डिक्शन थी। पढ़ना ज़रूरी है, शर्त यह है कि हम किताब पढ़ें, इंटरनेट से पढ़ें, हर जगह से देखें कि क्या हमारी जुरिस्डिक्शन यहाँ बनती है, नहीं बनती, क्या मामला, चीज़ों को मिला के आपने पढ़ना है। तो मैं ऑनरेबल मिसेस जस्टिस आयशा ए मलिक साहबा का एक बहुत अच्छा, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था पंजाब में जजेस की एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग के लिए। वहाँ से मुझे बहुत खूबसूरत अल्फाज मिल गए जो मैंने आप लोगों के लिए कोट किए हैं। वो अल्फाज ये हैं कि एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट्स बिकम द गार्डियंस ऑफ नॉट जस्ट पीपा, पीपा मीन पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, but all other domestic and international laws applicable। तो आप इन अल्फाज से समझें कि ये जो हैंडबुक के जो मैंने अल्फाज दिए हैं उनकी, ये बहुत सारी चीज़ को ये कवर कर रहे हैं, और आपको ये बता गए हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, जो कन्वेंशंस हैं, वो तमाम जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने साइन कर दिए हैं, वो तमाम मामला जहाँ पे हमारी लोकल लेजिस्लेशन हो चुकी है उन उन इंटरनेशनल कवानीन के रजीम में आने के बाद, वो तमाम आपने वो मामला भी देखने हैं एज एन एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट। सो फॉर एग्जांपल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, जैसे पाकिस्तान ने कोई कोई ट्रीटी बनाई है, उस ट्रीटी में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को, या जो भी गवर्नमेंट उसे साइन करेगी और लोकल लेजिस्लेट करेगी, उसमें लिखा हुआ है कि फलाना काम, फॉर एग्जांपल कोई दरख्त काटना जुर्म है फॉर एग्जांपल, तो वो ट्रीटी चूंकि पाकिस्तान ने साइन कर दी है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में अगर लिखा होगा ये ट्रीटी हमारे अब रजीम का हिस्सा बन चुकी है, तो आप बाउंड है कि उसको बतौर ऑफेंस आप ट्रीट करेंगे, और अगर आपके सामने मामला लाया जाएगा तो आपने उसकी समाअत भी करनी है, उसका प्रॉपर फैसला भी करना है, और जो पेनल्टी प्रोवाइड हमारे लोकल लॉ ने की होगी उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने उसको अप्लाई करना है। तो आपको जब हम लिटरेचर देखेंगे आगे आपको बताएंगे जाके एक अलहदा डॉक्यूमेंट की सूरत में इसी स्लाइडों के बाद, उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ आपको बुनियादी चीज़ें मिलेंगी जो आपने पढ़नी है, और आप पढ़ेंगे, गौर करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये क्या चीज़ें हैं जो आपकी मज़ीद मदद करेंगी कि कहाँ कहाँ जुरिस्डिक्शन एज्यूम करनी है। तो आपका रोल ये भी अहम है कि सिर्फ ये लोकल या नेशनल रोल नहीं, आपका एक पास किया हुआ ऑर्डर हो सकता है कोई इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन भी रखता हो। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि बहुत पढ़ के, समझ के, गौर करके आपने ट्रायल चलाने हैं, और अकॉर्डिंगली आपने इम्पोज करनी है पेनल्टीज।
ये भी आपने ध्यान रखना है। पेनल्टी इम्पोज करना ईजी नहीं है कि आप कहें मैंने उसको 1000 रुपया डाल दिए या 10,000 डाल दिए 50,000 डाल दिए कि उसने एक दरख्त काटा था। आपने बहुत चीज़ों को समझना है कि क्या खाली एनवायरनमेंट डैमेज हुआ है या इसको क्लाइमेट पे भी इफेक्ट जा रहा है या और बहुत सी चीज़ें हैं। बहरहाल ये मेरा भी मौजूद ये नहीं है कि एनवायरमेंटल लॉ में सेंटेंसिंग कैसे की जाती है, इस पे भी आइंदा बात करेंगे। लेकिन ये मैंने आपको एज अ लीड सिर्फ बताया कि आपने ये भी गौर करना है। और ये कोप 28 की मैंने इसलिए स्लाइड लगा दी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल लॉ को दुनिया कैसे देख रही है। ये कोप का जो रिजीम है ये सारा इन्हीं बातों को देख रहा है। यहाँ पे सारी दुनिया इकट्ठी होती है, गौर करती है कि एनवायरनमेंट के और क्लाइमेट चेंज के कौन कौन सी डायमेंशन है जो देखनी जरूरी है, जो समझनी जरूरी है मैजिस्ट्रेट्स के लिए, बाकी लोगों के लिए। हम तो बतौर मैजिस्ट्रेट इस पर गौर कर रहे हैं बात पे, इसलिए मैं लफज मैजिस्ट्रेट बार बार बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, चीज़ों को पढ़ें, कोप के रिजीम को समझें, देखें उसमें क्या क्या बातें आई हैं, जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन पढ़ें, जो फ्रेमवर्क है ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसको देखें आप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखें आप, वो क्या कहते हैं। और उसके बाद आप देखें कि कौन कौन सी ट्रीटीज हैं, कौन कौन से कन्वेंशन है जो पाकिस्तान उनका प्रॉपरली मेंबर बन चुका है, लिहाजा उनकी वायलेशन भी हमारे लोकल लॉ की वायलेशन की तरह होगी, उसको ट्रीट किया जाएगा वैसे ही। और आप बतौर मैजिस्ट्रेट जब उस लॉ को एडमिनिस्टर करेंगे, जो लोकल लॉ होगा जहाँ पे उनका लिंक जुड़ता है, तो आइंदा जो बाकी लोग इस वक्त मुआशरे में मौजूद है वो ध्यान रखेंगे कि ये तो ऑफेंस है, इसमें हमें सजा मिल जाएगी अगर हमने ऐसा गलत काम किया। तो अपने रोल को काइंडली समझे, बहुत अहम रोल है आपका, इवन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट के परस्पेक्टिव में। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे बहुत मुख्तसर सी इस चीज़ के ऊपर कि क्या तमाम मैजिस्ट्रेट जो हम जब सिविल जज बनते हैं तो मैजिस्ट्रियल पावर हमें दे दी जाती है, तो देखना जरूरी है कि क्या हम एनवायरमेंटल लॉ के तहत ऑटोमेटिकली मैजिस्ट्रेट बन जाते हैं। नहीं, इसका आंसर है नहीं। एक केस है अल्लाह देता जो 2005 YLR 650 में आया था, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ स्लाइड के ऊपर मौजूद है। इस केस के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कह दिया गया था कि इफ जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑफेंस इज नॉट कन्फर्ड ऑन अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ट्रायल विल बी नलिटी इन द आई ऑफ लॉ। ये लॉ आज भी इसी तरह वैलिड है, इसलिए कि जहाँ जहाँ भी आपके ये पांचों लॉ जो आप पढ़ेंगे अपने से रेलेवेंट सूबे का भी पढ़ लें और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पढ़ लें जो बाकी सूबों के लॉज हैं, सब में लिखा हुआ है कि जुरिस्डिक्शन तब आपने एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट के तौर पे एज्यूम करनी है जब आपके ऊपर ये जुरिस्डिक्शन कन्फर कर दी जाए। अब सवाल ये है कि अगर आप एज्यूम कर लेते हैं जुरिस्डिक्शन और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं है हाई कोर्ट का कि आप एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट डिप्यूट हो चुके हैं, तो क्या इम्प्लीकेशन होगी। एक तो पैसे का ज़या हो गया लोगों का, वक्त का ज़या हो गया लोगों का, लिटिगार्ड्स का, सबका, हुकूमत का। और नंबर 3 क्या हुआ कि जो ताख़ीर हो जाती है मुकदमात के फैसले में, वो इस हिस्सा और हम उसका हिस्सा बन गए अगर हमने गलत जुरिस्डिक्शन एज्यूम कर ली। तो फिर क्या हुआ, जब इस तरह के मामला अदालतों में गए तो वहाँ पे ये देखा गया कि ये क्लियर बता दिया गया कि आपने वही जुरिस्डिक्शन एज्यूम करनी है जो जुरिस्डिक्शन आपको दी जाए। ये मामला क्लियर है, इस पे मुझे लगता है हमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। केस लॉ मैंने एक बुनियादी बता दिया, मजीद आप पढ़ सकते हैं लॉ साइट्स के ऊपर जाके, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इसके ऊपर, मगर ये वाज़ेह लॉ है, इसके ऊपर लॉ भी है और जजमेंट से क्लैरिटी भी दे दी है। तो इसी सिलसिले का एक दूसरा एक अहम पॉइंट है जो जजमेंट 2001 की है, अब्दुल लतीफ़ केस है, बड़ा मशहूर केस है ये, आपको तमाम एनवायरमेंटल लॉ की जो किताबें हैं पाकिस्तान में चल रही हैं, इस केस लॉ ने, इस साइटेशन ने, ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की साइटेशन है, यहाँ पे जो ऑनरेबल जज थे जस्टिस डॉक्टर मुनीर अहमद मुगल, उन्होंने इसमें ये होल्ड किया था कि अगर कोई मामला जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के आने के बाद अगर कोई मैजिस्ट्रेट मामला टेकअप करता है ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ फॉर एग्जांपल सीआरपीसी के तहत, तो वहां पे झगड़ा ये इस केस में पैदा हुआ था कि क्या वो पावर एक ऑर्डिनरी मैजिस्ट्रेट ने यूज करनी है या एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट या यानी कि एनवायरमेंटल रिजीम में जाना चाहिए, एनवायरमेंटल लॉ के रिजीम में। तो इस जजमेंट ने बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन तय कर दिया कि चूंकि एनवायरमेंटल लॉ एक एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ आ चुका है और ये ऐसे मामलात को डील कर रहा है जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डील करते हैं, लिहाजा क्या होगा कि अगर कोई मामला जो जनरल लॉ में फॉल कर रहा है और फिर एनवायरमेंटल लॉ में फॉल कर रहा है, तो फिर जनरल लॉ नहीं चलेगा बल्कि स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा उसके ऊपर। इस जजमेंट का फायदा ये हुआ कि बहुत सारे मामला जो कंफ्यूजन में थे कि जनरल मजिस्ट्रेट से क्या करना है और एनवायरमेंटल मजिस्ट्रेट से क्या करना है, वो क्लियर हो गए और डायरेक्शन टुवर्ड्स पीपा डेवलप होगी, बहुत ज्यादा फोकस्ड होगी एकदम कि एनवायरमेंटल लॉ के इश्यूज यहाँ पे पीपा के अंदर चलने चाहिए। तो बिला वजह मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर ना करें, ऑर्डनरी मैजिस्ट्रेट्स अगर कोई कार्रवाई फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने करनी है या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल ने करनी है, वो उनको देखेंगे। तो लिहाजा ऑर्डिनरी मैजिस्ट्रेट ने अब वहां पे जुरिस्डिक्शन छोड़नी है जहां पे जुरिस्डिक्शन अब आपको अज्यूम हो रही है एज एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट, या जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज बताई गई जो मैंने अभी पहले नाम लिए ईपीए या जो काउंसिल होती है।
तो आप इस जजमेंट को भी पढ़ें, आपको इसको पढ़ के ये समझ आएगी कि जूरिस्प्रूडेंस में ये क्या चीज़ होती है जब स्पेशल लॉ आता है और जब जनरल लॉ आता है। तो ये हमें मदद करेगी कि हमने कहाँ जुरिस्डिक्शन एज्यूम करनी है, कहाँ नहीं करनी। क्योंकि हम एक ही वक्त में दो कैपेसिटी होल्ड कर रहे हैं, ऑर्डिनरी मैजिस्ट्रेट्स भी हैं, एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट भी हैं। तो ये दोनों जजमेंट को जब मिला के पढ़ेंगे तो आपको यही समझ आएगी कि जो मामला एनवायरमेंट से डील कर रहा है वो आपने डील करना है। जो जनरल जुरिस्डिक्शन का मामला जिसका एनवायरमेंटल लॉ से या पीपास जितने भी आए हैं इनसे ताल्लुक नहीं है, वो फिर मैजिस्ट्रेट देखेंगे उसको अपने लेवल के ऊपर। अब एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट के तौर पे जब हम काम कर रहे हैं, अब हमने काम कैसे करना है, हमारे पास एक केस आना कैसे है, बहुत बड़ा इशू है, बड़ा और इम्पोर्टेंट इशू आई है। तमाम जो लॉज है, फेडरल भी और चारों सूबाई लॉज भी, तमाम लॉज के अंदर ये लिखा हुआ है कि एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ जुरिस्डिक्शन उस वक्त एज्यूम करेंगे जब उनको एक कंप्लेंट इन राइटिंग आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप जुबानी बात पे नहीं मामला टेकअप करेंगे, किसी और जरिए से मामला आया हुआ आपके पास नहीं आएगा। तरीका क्या उन्होंने बताया है, कौन शख्स है, कौन इदारा है, कौन है जो मामला इन लॉज के तहत आपके सामने ला सकता है कि आप उसे क्रिमिनल साइड पे एज अ ट्रायल, एज अ कंप्लेंट ट्रीट करें। तो लॉ ये कहता है कि फेडरल आपके अपने आप अपने अपने लॉ पढ़ लें, फेडरल एजेंसी मामला लेके आ सकती है फेडरल लॉ के तहत। अगर सूबाई लॉ है तो आप देखें कि प्रोविंशियल असेंबली और ये जो गवर्नमेंट की जो एजेंसी होती हैं वो इसको टेकअप कर सकती हैं, लोकल काउंसिल टेकअप कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके स्पेसिफिक लॉ में कोई प्रोविजन हो, आप देख लें कौन कौन सी एजेंसीज को पावर दी गई है। वो मामला जब इन राइटिंग आपके पास जमा करवाएंगी तो आपने मामला टेकअप करना है सीआरपीसी के तहत। फिर हम देखते हैं कि ये एक किस्म की प्राइवेट कंप्लेंट बन जाए, करेगा इदारा कोई सरकारी करेगा, लेकिन सेंस होगा ये प्राइवेट कंप्लेंट के तौर पे इसे चलाया जाएगा। ये एफआईआर या स्टेट केस के तौर पे इसे नहीं हमने समझना। ये बहुत अहम है, क्योंकि जब आप इसको टोटल इस लेजिस्लेशन को पढ़ेंगे तो मुझे इन लेजिस्लेशन के अंदर कहीं गिरफ्तारी नजर नहीं आई। मुझे ये नजर नहीं आया कि बंदे को सजा दे दी जाए या औरत को किसी को सजा दे दी तो जेल भिजवा दिया जाएगा। ये एनवायरमेंटल लॉ में अभी तक मुझे इसमें नजर नहीं आया। इसमें मजीद गौर किया जा सकता है, लेकिन ये आपको मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। एक बहुत अहम जो प्रोविजन इन लॉज की है वो बहुत मजेदार है, वो एम्पावर करती है सिस्टम के अंदर कि एनवायरमेंटल लॉ को सिर्फ गवर्नमेंट के इन इदारों के ऊपर नहीं छोड़ दिया गया कि ये मामला रिकॉर्ड पे लेके आए। जब आपने कंप्लेंट फाइल करनी है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी एग्रीव पर्सन कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट। अब सवाल ये है कि एग्रीव पर्सन कौन हो सकता है। इसके लिए बहुत सी जजमेंट्स मौजूद है, एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस बहुत इसमें डेवलप हो चुकी है। तो लेकिन अगर मैं आपको पाकिस्तान चेस फाउंडेशन केस की बात करूं जो 1997 सीएलसी 1379 पे कोर्ट हुआ है, इस लॉ को आप पढ़ें। उन्होंने कहा ये एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, ये लिबरल इंटरप्रिटेशन चाहिए लॉ की। इट मीन्स कि आपने देखना है कि कोई शख्स अगर मामला आपके सामने ले आता है, कोई औरत ले आती है, इवन को बच्चा ले आता है, इवन यहाँ तक देखा गया कि किसी जानवर के नाम के ऊपर रिट, परिंदे के नाम पे रिट हो गई है, यहाँ रिट से मुराद है मैटर टेकअप। तो ऑनरेबल सुप्रीम और हायर कोर्ट से मामले टेकअप किए हैं। हुबाड़ा बस्टर्ड का बहुत मशहूर केस है जो हमारी ऑनरेबल बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने टेकअप किया था। सुप्रीम कोर्ट में शायद वो गया था मामला। बताने से मुराद ये है कि इन चीज़ों को आपने सिर्फ स्ट्रिक्टो सेंसो नहीं देखना। आपने ये देखना है कि क्या ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास प्राइवेट कंप्लेंट के तौर पे लाई गई है, क्या ये मामला आपके मुतल्लिका एनवायरमेंटल लॉ के अंदर फॉल करता है। और सिर्फ उसको नहीं देखना, आपने देखना है उन लॉज के तहत रूल्स हैं, उनके तहत रेगुलेशंस हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं। उसके अलावा बहुत से छोटे छोटे लेजिस्लेशन हैं जो एनवायरमेंटल के मामला को डील कर रही हैं, उनके अंदर कई भी ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं। उसके अलावा आपने देखना है कोई इंटरनेशनल ट्रीटी तो नहीं वायलेट हो गई जिसका पाकिस्तान मेंबर है और हम ऑब्लिगेटरी हैं उसके ऊपर, कल को हमने यूनाइटेड नेशन में जवाब देना होता है। तो ये ना समझे कि ये एग्जेक्टिव ने जवाब देना है इसका, कि प्राइम मिनिस्टर वहां जाएंगे तो जवाब देंगे या प्रेसिडेंट जाएंगे। जब वहां से पूछा जाएगा तो रियासत के अंदर जुडिशरी भी शामिल है, तो वहां पे रियासत के लेवल बात हो रही होती है। हम रियासत, हम एज अ मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट, हम रियासत के एक एजेंसी है, एक थर्ड ऑर्गन है। हमने उस पर फैसले करने हैं कानून के मुताबिक। जुडिशरी अगर 134 नंबर इस वक्त कोर्ट की जा रही है, उसमें एक वजह ये भी है कि हम फैसले करते वक्त शायद लगता है कि अवाम को लगता है कि हम उस लेवल तक फैसले नहीं उस क्वालिटी के कर रहे हैं। इसीलिए वो परसेप्शन ये डेवलप करवाते हैं। ये परसेप्शन की बातें, इस पे काफ़ी डिबेटेबल ये इशू है कि 134 नंबर क्यों लिखा गया है। वो कोई फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है या दुनिया का उस तरह का यूएन का जारी करदा डॉक्यूमेंट नहीं है, मगर परसेप्शन में हमें बताता है कि हमारा नंबर लोग परसीव हमें लो कर रहे हैं। तो परसेप्शन बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप बतौर मैजिस्ट्रेट इन सब चीज़ों को पढ़ें, गौर करें और एक अच्छा फैसला दें। सिर्फ ये नहीं देखना
कि एक शख्स कह रहा है कि मेरे घर के साथ वाले घर में एक मशीन चल रही है, तो मैं उस मशीन को वो कमाई कर रहा है, उसके गरीब बच्चे हैं, ये इशू नहीं है काइंडली। गुर्बत के ऊपर एनवायरनमेंट बहुत रेलेवेंट है। गुर्बत एक फैक्ट है, एक फैमिली इफेक्ट हो रही है, एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, नस्लें इफेक्ट हो रही हैं आगे। तो गुर्बत के इलाज तो बता दिए गए हैं, एनवायरनमेंट का इलाज आपने करना है। तो हर चीज को सेंसिटिव होकर टेकअप करें। जो टेकअप करने वाला मामला जरूर टेकअप करें, जो नहीं करने वाला बिल्कुल ना करें, मगर आपका फैसला इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपके सामने हर वक्त आ सकता है, चूंकि आपको भी मैंने पीछे बताया कि ये आपके पास प्राइवेट कंप्लेंट ये कंप्लेंट के तौर पे मैटर आपके सामने आएगा, ये पुलिस के जरिए नहीं आना आपको, ये एक स्टेट केस के तौर पे नहीं आना जो हमारे लॉज अभी बता रहे हैं। जब कंप्लेंट आनी है तो आपके सामने एक सवाल पैदा हो सकता है आपके माइंड में कि ये कंप्लेंट 2 साल बाद क्यों आई है, 6 महीने बाद क्यों आई है, 15 दिन बाद क्यों आई है। ये अक्सर आप देखते होंगे अदालतों में, हम इस तरह के मामला को देख रहे होते हैं कि डिले को हम हर वक्त गौर करते हैं कि जहाँ पे आपने किसी को सजा देनी है और किसी ने ऑफेंस किया है कोई भी, चाहे वो ऑर्डिनरी लॉज के तहत है या स्पेशल लॉज के तहत है या एनवायरमेंटल लॉ के तहत है, तो आपको ये सोचना पड़ता है कि क्यों डिले हुई, क्यों है वो फैक्टर आपको लगता है कि रेलेवेंट हो जाता है। तो यहाँ पे लॉज ने हमें बड़ा क्लियर कर दिया है। ये फातिमा शुगर मिल्स के केस में 2016 CLD 1186, और इसको इसको आप ज़रूर देखें, ये इस पे डील कर रहा है। और PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट 472, ये केसेस ने हमें बड़ी अच्छी गाइडेंस दी है। उन्होंने बताया है कि जब लिमिटेशन लॉ में नहीं दी गई तो आपने प्रिंसिपल्स ऑफ लैचेस को अप्लाई करना है। ये प्रिंसिपल ऑफ लैचेस ये होते हैं कि आपने जज ने खुद अपनी जजिंग करनी है, अपना माइंड अप्लाई करना है कि क्या जो टोटल सेट ऑफ फैक्ट्स मुझे बताया गया है, मेरे सामने रखा गया है, क्या इन फैक्ट्स को रीडिंग टुगेदर, क्या हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये डिले जो है ये फैटल है, क्या ये डिले इंटेंशनल थी, क्या ये डिले किसी को खराब करने के लिए, फंसाने के लिए की गई थी कि आप इसको बाद में कर लेंगे, या इसकी कोई वाकई कोई जेन्युइन रीजन थी कि इस डिले को हमने इस तरह टेकअप करना है कि इसको हम कंडोन कर सकते हैं और कंप्लेंट को टेकअप करके मैटर को डिसाइड करेंगे। वैसे भी आप सब जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ में जनरली लिमिटेशन का क्वेश्चन हमारे मुल्क में अभी तक पैदा नहीं हुआ। शायद इंडिया में और ममालिक में इस पर कुछ लेजिस्लेशन हुई है, हमारे अभी तक ये ओपन एरिया है। तो फिर भी आपने ध्यान रखना है, लैचेस को आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं प्रिंसिपल को इन जजमेंट की रोशनी में, लेकिन लिमिटेशन हमारे अवेलेबल नहीं है वैसे। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि कॉग्निजेंस ऑफ ट्रायल इसलिए इसमें डिस्कस करना इस वक्त ज़रूरी है कि चूंकि हम तो देख रहे हैं कि हमारी जुरिस्डिक्शन कहाँ पे थी और कैसे हमने डील करना है। तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जब जुरिस्डिक्शन आप एज अ कंप्लेंट ट्रीट करेंगे तो CRPC का चैप्टर 16 है, वो डील करता है कि सेक्शन 200 एंड ऑनवर्ड हम आगे चलते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने उसको पढ़ के आगे को चलना है कि मैंने कैसे ट्रायल चलाना है। और राइट टू फेयर ट्रायल आपने इंश्योर करना है, मीनिंग देयर बाय आपने स्टेजेस गुजारनी है ट्रायल की सारी, प्रोसिक्यूशन ने प्रॉपरली केस को इस्टेब्लिश करना है। फिर वो केस में आप देखेंगे कि सजा, मैंने फिर आपको बताया इम्प्रिजनमेंट तो नहीं फॉर एग्जांपल है, लेकिन पेनल्टी भी तभी इंपोज हो सकेगी कन्विक्शन करके जब आप वो फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल्स को कंप्लीट करेंगे। तो आप इसको पढ़ें तो आपको मजीद अंदाजा होगा कि आपने इसको इस रिजीम में ही रह के चलना है। अगर किसी लॉ में ये आप देखें कि अगर समरी ट्रायल का जिक्र आ गया तो समरी ट्रायल का नेचर थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन जनरली ये ऑर्डनरी ट्रायल के तौर पे ही चल रहे होते हैं। तो आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है। जब हम किसी चीज़ की कॉग्निजेंस लेते हैं, हम मुकदमा चलाते हैं उसके ऊपर, फौजदारी साइड के ऊपर, हमें इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि हमारा मामला कितना ऊपर किस किस फोरम पे जाना है, ताकि हम फैसला लिखते वक्त उसका भी ख्याल रखें जिसके लिए फैसला लिख रहे हैं, अवाम का भी ख्याल रखें जिनके लिए हम काम करते हैं मुआशरे में, रियासत में। हम चूँकि हम टैक्स पेयर की सैलरी हमें मिलती है तो हम एज अ जज काम कर रहे हैं। फिर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे फैसले कहाँ तक जाने हैं। तो हमारी हर फैसला जो आप इस लेवल पे करेंगे, कन्विक्शन करेंगे, उसके बाद सेंटेंस पास करेंगे, जो भी आपको पेनल्टी बताएं इम्पोज करेंगे, तो आपका ये ऑर्डर अपीलेबल है। अपील कौन कर सकता है? इट्स अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। तमाम पांचों लॉ में अपील अगेंस्ट कन्विक्शन दी गई है। इसका मतलब है अगर अपील, और वो जहाँ कहाँ पे जानी है, हर इलाके के अपने सेशन जज साहब के पास जानी है, वो इसको समाप्त करेंगे आपके किए हुए फैसले को। तो ये बड़ा ध्यान रखें कि आपके हर मामले में एकदम चैलेंज होना है, 30 डेज का टाइम है जिसको आप कन्विक्ट करेंगे। तो कन्विक्शन को भी बड़ा गौर करके हमेशा, क्योंकि स्टिग्मा भी होता है। तो हमने जितनी बातें अभी सुन रहे थे, हम सारा जो सेशन चला है इसमें जो इम्पोर्टेंट, अगर मैं चीज़ों को कंक्लूड करूँ आप लोगों के लिए, तो उसमें सबसे अहम बात ये बनती है कि एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट्स और एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल, ये दो इदारे हैं। हमने एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट वाले मामलात को टेकअप करना है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और लॉ में बहुत चीज़ें क्लियर हैं। हमने सिर्फ उनको पढ़ना है, समझना है और उसके मुताबिक अपनी जुरिस्डिक्शन को एज्यूम करना है। नंबर 2 पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये भी कंक्लूड में कर रहा हूँ कि ऑफेंसेस आपको सिर्फ एनवायरमेंटल एक्ट्स में नहीं मिलते, जो जो आपके रेलेवेंट एक्ट्स है, चाहे वो फेडरल है चाहे वो प्रोविंशियल है। आप देखेंगे जो रूल्स बनाए गए हैं
जो रेगुलेशंस बनाई गई हैं, इसके अलावा और बहुत सी लेजिस्लेशन की जाती है जो लॉज के अंडर की जा रही होती है, उसमें भी अगर कोई ऑफेंस डिफाइन कर दिया गया है और उसमें लिखा हुआ है कि वो आपने टेकअप करना है या आपकी जुरिस्डिक्शन के थ्रू चल रहा है, उसको हमने टेकअप करना है, हम उसको मिस नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे हमें ये हमेशा याद रखना है कि एनवायरमेंटल जो लॉ की जो साइंस यहाँ पे दी गई है, उसमें ये बताया गया है कि ये एक कंप्लेंट के तौर पे आपके सामने आएंगे, तो एफआईआर ना होना आपके लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लिमिटेशन हमने पहले समझ ली कि लिमिटेशन इन लॉज के अंदर बताया गया है, क्योंकि लिमिटेशन प्रेस्क्राइब नहीं की गई, तो लिहाजा हम इसको प्रिंसिपल ऑफ लैचिस के तहत तय करेंगे, ऊपर जजमेंट्स का भी जिक्र कर दिया गया है। आगे चलते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो जूरिस्प्रूडेंस मुझे नजर आती है इसमें, वो आप देखेंगे जब आप 5 स्टैट्यूट्स पढ़ेंगे, फेडरल का पढ़ लें और अपने अपने सूबे का पढ़ लें आप, तो आप देखेंगे कि लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले पेनल्टीज इंपोज करने का रिजीम दिया जाए। लिहाजा आप जब किसी को कॉन्विक्ट करेंगे तो आप पेनल्टीज पे पहले जाएंगे, क्योंकि ये लॉ में लिखा हुआ है। और लॉ में फिर यही लिखा हुआ है इन्हीं लॉज में कि अगर एक शख्स रिपीटर है, वो ऑफेंस को रिपीट कर रहा है, तो आप पेनल्टी के साथ आप इसमें सजा भी इंक्लूड करेंगे, जितनी बताई गई है, और आप क्वांटम वगैरह उसका आप डिटरमिन करेंगे अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, जो सेंटेंसिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये भी आपको बावर करवाता जाऊं कि ये तो 5 स्टैट्यूट्स की मैंने बात की जहाँ पे नंबर 1 पे फर्स्ट ऑफेंडर को पेनल्टी बताई गई है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि कुछ ऐसे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन इन एनवायरमेंटल रिजीम के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पहले नंबर पे ये बता दिया गया कि आपने उसको सजा सुनानी है, आपने उसे जेल भिजवाना है। तो वो आप हर जो रेलेवेंट लॉ जिसके तहत कंप्लेंट आएगी, आप देखेंगे कि क्या यहाँ पे अगर मैंने सजा देनी है तो मैंने पहले पेनल्टी से स्टार्ट करना है, या सिर्फ मैं इम्प्रिजनमेंट से स्टार्ट करूंगा, या मैंने दोनों को मिक्स करना है। लेकिन स्टैच्यूट जो 5 हैं जिनको हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, उनका मैंने आपको बताया कि वहाँ पहले आपने कंसिडर ये करना है कि अगर वो फर्स्ट ऑफेंडर है, तो ये ऑफेंसेस जो इन एक्ट्स में बताए गए हैं, जो आपके लिए 2 ऑफेंस हैं या 4 है या 3 है, हर एक सूबे का डिफरेंट है, वहाँ पे आप पहले नंबर पे पेनल्टी पे जाएंगे। इसके बाद हम एक जो सेकंड लास्ट जो मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट बतानी, वो ये है कि जब एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट कोई भी फैसला करे, उस फैसले का हमने ये देखा था कि वो अपील एपलेट कोर्ट में जाती है, जो हमारे सेशन कोर्ट होते हैं। और जब हम इसको दे इस चीज़ को समझते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे फैसले की लिखाई कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कि किस एपलेट फोरम पे जाना है, क्या टेस्ट होना है वहाँ पे, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, तो और उसके बाद मैंने आपको पहले बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी चीज़ें भी टेकअप हो रही होती हैं, इन बातों का भी ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि जब हम इस सारी लिटरेचर को समझेंगे तो हम एक अच्छा फैसला कर सकेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन से, इस ऑनलाइन मॉड्यूल से, और जो लिटरेचर आप अभी बाद में भी आपको इसमें हम ऐड करेंगे, जो आप इस सेशन को आगे आगे जब चलाते जाएंगे, वो आपको मदद करेगा कि आप एक अच्छा फैसला एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट के तौर पर लिख सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।